नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। सामान्य तौर पे आपको नॉर्मल वीडियो जिनकी लेंथ छोटी होंगी मिलते रहेंगी, लेकिन महीने में 2-3 वीडियो ऐसी मिलेंगी जो किसी कॉन्स्पिरेसी या किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी पे बनी होंगी और वो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत सर के दुखद हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में और उससे जुड़ी हुई कॉन्स्पिरेसी के बारे में, और आखिर क्यों चाइना का नाम आता है इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे। वो ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके कारण चाइना हमारे बिपिन रावत सर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिपिन रावत सर एक सच्चा देशभक्त सिपाही, जिन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। वो बहुत ही विजनरी, करेजियस और एडवांस वॉरफेयर में माहिर व्यक्ति थे, जो देश के आर्मी और डिफेंस जो आत्मनिर्भर बन सके उसके लिए दिन रात काम करते रहे थे। वो हमेशा यह कहते थे कि हमारी फोर्सेस इतनी मजबूत हैं कि वो 2.5 फ्रंट पे लड़ाई लड़ सकती हैं, मतलब चाइना, पाकिस्तान और देश के भीतर। लेकिन आज का दौर बदल चुका है और हमें टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना पड़ेगा। दोस्तों, 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है और बाद में ये न्यूज़ आती है कि उसमें सीडीएस रावत सर, उनकी वाइफ और उनके साथ साथ 11 और टॉप के ऑफिसर होते हैं। और समय के साथ साथ ये खबर आती है कि सीडीएस बिपिन रावत सर इज़ नो मोर इन ट्रैजिक हेलीकॉप्टर क्रैश। ये उस समय की बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी और इस खबर से हर वो व्यक्ति जो देश के प्रति अपना ईमान रखता होगा उसको बुरी तरह से निराश कर दिया था। इसके ठीक थोड़े समय के बाद भारतीय मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि बिपिन रावत सर की हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई है। यूएस मीडिया, रशियन मीडिया, ताइवानी मीडिया, पाक मीडिया, मतलब हर जगह ये खबर छाई होती है। दोस्तों, कहीं भी अगर कोई शॉकिंग न्यूज़ आती है जिसकी सामान्य तौर पे हम कल्पना नहीं कर रहे होते हैं, तो इसमें साजिश जैसे बातें उठने लगती हैं। और इंडियन फोर्सेस का सबसे बड़ा ऑफिसर जिसकी मृत्यु हो गई हो, ये खबर असामान्य लगनी ही थी। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक ट्राई सर्विस कमेटी बनाई गई थी, जिसने ब्लैक बॉक्स, मतलब हर एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन में 2 बॉक्सेस होती हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर प्लस कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इन दोनों के यूनिट को ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स मिली जानकारी और अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट ट्राई सर्विस कमेटी ने गवर्नमेंट को दी थी और उसमें किसी भी साजिश होने से इनकार करते हुए ख़राब मौसम को जिम्मेदार बताया गया था। दोस्तों, सोशल मीडिया और इंटरनेट पे जो जानकारी उपलब्ध है उनको अगर समझने की कोशिश करें तो यह हेलीकॉप्टर क्रैश कोई सामान्य क्रैश नहीं लगता है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसको समझने के लिए हमें ये पूरा प्रकरण 3 भागों में समझना पड़ेगा। पहला, रावत सर की डेथ से सबसे बड़ा फायदा किसको होगा और रावत सर किन किन ताकतों के खिलाफ हमेशा बोलते रहते थे। दूसरा, उन्होंने कौन कौन से ऐसे काम किए थे जिनसे ना सिर्फ भारत देश को डिफेंस के क्षेत्र में मजबूती मिलती, बल्कि दुश्मन देश की नींद भी उड़ा रखी थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्रैश सामान्य क्रैश क्यों नहीं लगती है। तो फिर हम अब लोग पहले पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। रावत सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि चाइना इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से चाइना भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जिसके बाद चाइना बुरी तरह से भड़क गया था और कहने लगा कि भारत के सीडीएस दोनों देशों के बीच विवाद को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। मई 2020 में गलवान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में हुए झगड़े के बाद रावत सर ने कहा था कि चाइनीज़ आर्मी को बेहतर तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि चाइनीज़ आर्मी को कम समय की लड़ाई लड़ने की आदत है, वो पहाड़ों में लड़ने पर सक्षम नहीं है। चाइना और पाकिस्तान दोनों ही देश भारत के पड़ोसी हैं, जिनकी सीमाएं सीधे भारत से जुड़ती हैं। जहां चाइना का लद्दाख और पाकिस्तान का कश्मीर विवाद हम सभी जानते हैं। रावत सर ने पहली बार पब्लिकली ये बात कही थी कि भारत के तीनों सेनाओं के बेहतर प्रदर्शन और उनमें सामंजस्य होना ज़रूरी है, जिसके लिए एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की ज़रूरत है, जो यूएसए, चाइना जैसे देश पहले ही बना चुके हैं। थिएटर कमांड का मतलब है कि युद्ध लड़ने वाली तीनों सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, एकजुट होकर किसी भी युद्ध को समय सीमा के अंदर अंजाम तक पहुंचा सकती हैं, अगर उनमें बेहतर सामंजस्य बन सके।
उनका ये भी सोचना था कि देश की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, उनको उन्हीं हथियारों के साथ ट्रेनिंग दी जाए जो आर्मी यूज़ करती है और युद्ध के समय बचाव का कार्य पुलिस फोर्स संभाले, जबकि अटैक करने का काम आर्मी बखूबी संभाल सकती है। चाइना और पाकिस्तान के बारे में उनके कुछ और भी स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने पब्लिकली दिए थे। चाइना पाकिस्तान पार्टनरशिप और उनका जम्मू एंड कश्मीर में एक सा स्टैंड होना उनके एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को साफ दर्शाता है। पाकिस्तान को जो करना है करने दो, अगर हमारी संपत्ति को कोई भी नुकसान हुआ तो हमारा जवाब एकदम अलग होगा, हमारी फोर्सेस रेडी हैं। अगर पाकिस्तान कोई भी मिस एडवेंचर करता है तो उसको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसको कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे खुद ही अपना कंट्रोल खोता जा रहा है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि रावत सर के द्वारा किए गए काम और उनकी वर्क हिस्ट्री को बताता है। रावत सर का सबसे फेमस कॉन्फ्रंटेशन 1980 में चाइना के साथ ही हुआ था। साल 2015 में इंडो म्यांमार बॉर्डर पे हुए सर्जिकल स्ट्राइक को इन्होंने ही लीड किया था। उरी हमले के बाद पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करना भी इनके देखरेख में ही हुआ था। 2017 डोकलाम क्षेत्र में चाइनीज आर्मी के साथ कन्फ्रंटेशन हुआ हो। डोकलाम, जहां चाइना इंडिया भूटान का ट्राई जंक्शन बॉर्डर है। बालाकोट एयर स्ट्राइक को सक्सेसफुली करना हो या यूएन के पीस कीपिंग मिशन के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिशन लीड करना हो, रावत सर के इन्हीं कामों की वजह से इन्हें ढेरों मेडल दिए गए थे, जैसा विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल और उत्तम युद्ध सेवा मेडल। नेपाली आर्मी ने इन्हें ऑनरी जनरल ऑफ नेपाल का तमगा दिया था और यूएस की कमांड में हॉल ऑफ फेम भी यही थे। रावत सर देश में आर्मी ज्वाइन करने वाले लोगों के लिए कहा करते थे कि अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक नौकरी का जरिया मानते हैं। मैं आपको चेतावनी देना चाहूँगा, ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप मतलब हर तरीके से मजबूती दिखानी होगी। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। तो मैं लोगों से यही कहता हूं कि नौकरी लेनी है तो रेलवे में जाइए, बैंकों में जाइए या अपना खुद का बिजनेस शुरू करिए। वो हमेशा सेना में टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने की बात करते थे कि फोर्स ऑन फोर्स लेवल में हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं जो अब वो अपने सिस्टम में चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि चाइना सक्षम है भारत के खिलाफ साइबर अटैक करने में, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रप्शन कर सकता है। उन्होंने कहा था कि जब बात टेक्नोलॉजी की आती है तो दोनों देशों की क्षमताओं में बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है, क्योंकि चाइना एक ग्लोबल पावर है और इंडिया एक रीजनल पावर है, बट वी आर इम्प्रूविंग डे बाई डे। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी व्यवस्था डेवलप कर रहे हैं जिससे ना सिर्फ हुए साइबर अटैक से बच सकें, बल्कि कम समय के अंदर ही वापस होकर फिर से हमारा सिस्टम एक्टिव मोड में काम कर सके, या कोई अल्टरनेटिव सिस्टम भी हो साथ में जो कि हमारी फोर्सेस के लिए काम कर सके। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे बीच में कोई टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन हम इससे बाहर तब आ सकते हैं जब हमारी तीनों फोर्सेस के रिसोर्सेज आपस में इंटीग्रेट हो जाएं। भारत बॉर्डर पे किसी भी तरह की एक तरफा कार्रवाई को बिल्कुल नहीं होने देगा और हमारी फौज की तैनाती ऐसी है कि जिसके तरीकों से दुश्मन देशों को भ्रमा सकता है। राफेल फाइटर जेट, S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम और असॉल्ट राइफल इनके समय में ही आए थे। चाइना पाकिस्तान से डील करना हो, साथ ही तालिबान टर्की से होने वाली मुश्किलें। अगर देश के भीतर की बात करें तो मॉइस्ट एंटी नेशनल एलिमेंट जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बने हुए हैं, तो ऐसी भारी और मुश्किल नेशनल सिक्योरिटी सिनेरियो में भी देश को कैसे मजबूत किया जाए वो इनकी प्रायोरिटी होती थी। दोस्तों, अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि आखिर ये क्रैश सामान्य क्यों नहीं लगता है। हेलीकॉप्टर क्रैश के तुरंत बाद देश के एक स्ट्रेटेजिक थिंकर ब्रह्मा चिलानी जी का ट्वीट आता है, जिसमें वो कहते हैं कि सीडीएस रावत सर का हेलीकॉप्टर क्रैश बिल्कुल उसी तरह हुआ है जैसे 2020 में ताइवान के जनरल ऑफ आर्मी स्टाफ शेन यी मिंग का हुआ था, जिनके साथ 7 और आर्मी पर्सनल की डेथ हो गई थी।
ताइवान से चाइना का रिलेशन कैसा है ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश में चाइना का विरोध करने वाले सबसे मुख्य व्यक्ति की डेथ हो जाती है। उनके इसी ट्वीट को यूज़ करते हुए चाइना का डिजिटल न्यूज़ पोर्टल ग्लोबल टाइम्स रीट्वीट करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि यह हेलीकॉप्टर क्रैश यूएसए ने कराया है, क्योंकि यूएसए जो है रशिया और इंडिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के डील से बहुत नाराज था। अमेरिका पे तुरंत इल्ज़ाम लगाने से थोड़ा तो संदेह होता है कि इतनी जल्दी भी क्या थी ग्लोबल टाइम्स को प्रतिक्रिया देने की। जहां तक हेलीकॉप्टर क्रैश की बात करें तो 100 किलोमीटर से भी कम दूरी तय करनी थी और हेलीकॉप्टर लैंड होने में 7 मिनट से भी कम समय बचा था, फिर भी वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अगर ये कहें कि हेलीकॉप्टर पुराना था और अच्छी क्वालिटी का नहीं था तो वो हेलीकॉप्टर Mi-17 जो कि आर्मी का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर में से एक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जैसे लोगों को लेके फ्लाई करता है। इसे जो पायलट फ्लाई कर रहे थे वो थे विंग कमांडर PS चौहान जी, जो कि 109 हेलीकॉप्टर यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस थे। इतने अनुभवी पायलट के लिए थोड़े ख़राब मौसम में फ्लाइंग करना कोई मुश्किल काम नहीं था। दोस्तों, रावत सर हमेशा कहते थे कि पड़ोसी देश हमसे टेक्नोलॉजिकली आगे है, लेकिन बीते कुछ सालों में जिस तरीके से उसे डोकलाम हो, अरुणाचल प्रदेश हो या फिर लद्दाख हो, उसे पीछे हटना पड़ा है और अभी भी संघर्ष जारी है। चाइना को एशिया में अपनी पावर कम होते हुए दिख रही है और आने वाले 50 सालों के लिए इंडिया को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है। हम जानते हैं कि किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और कंप्यूटर होते हैं और हो सकता है कि पड़ोसी देश ने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली हो या लेज़र माइक्रोवेव जिससे वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डैमेज कर सकता हो, या फिर साइबर अटैक के जरिए कॉकपिट का पूरा कंट्रोल ही ख़त्म कर दे या ATC को हैक कर ले, या फिर उस एरिया में मिलिटेंट्स का भी इतिहास रहा है, उनसे मिलकर कोई साजिश की हो। क्योंकि साल 2017 में भी आर्मी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था जिसमें आर्मी के 7 जवान की डेथ हो गई थी। और दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर इलाके में। अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना हिस्सा मानता है, उसे वो ज़ैंगनैन और साउथ तिब्बत कहता है। चाइना की सीमाएं 14 देशों से सीधे लगती हैं, लेकिन उसका सीमा विवाद तकरीबन 22 देशों के साथ है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, जो दिखता है वो होता नहीं। आम समाज में इंसान आगे बढ़ने के लिए ना सिर्फ मेहनत करता है, बल्कि अपने प्रतिद्वंदी को कैसे नीचे ले आए वो भी प्रयास करता है। और फिर तो ये वैश्विक शक्तियाँ हैं। कोई भी गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं बताएगी कि हम CDS की सेफ्टी करने में फेल हो गए, क्योंकि इसमें उस गवर्नमेंट की बदनामी होती है। लेकिन हाँ, ऐसी कॉन्स्पिरेसी का जवाब अगर भारत भी उस तरीके से ही देता है तो वो बात जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँच जाएगी। साथ ही चाइना इस क्रैश का मजाक बनाते हुए कहता है कि इंडियन एयरफोर्स को और भी आधुनिक होने की ज़रूरत है। इनके हेलीकॉप्टर, इनके फ्लाइट जहाँ तहाँ क्रैश होते रहते हैं, जिस पे कुछ ही महीने बाद उसे शर्म भी आने लगी, क्योंकि बिपिन रावत के जन्मदिन से ठीक 5 दिन बाद 21 मार्च को 133 पैसेंजर से भरी एक चाइनीज़ प्लेन क्रैश हो जाती है, और जिसके समय भी मौसम, पायलट, एरोप्लेन की क्वालिटी सब कुछ बेहतर पाई गई, बट फिर भी प्लेन क्रैश हो जाती है। हो सकता है ऊपर वाला सब कुछ नोटिस कर रहा हो, बाकी ये तो मेरा अपना आकलन था। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन बस लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि रावत सर ने 1978 में गोरखा राइफल्स ज्वाइन किया था, जिनको तिरछी टोपी वाले भी कहा जाता है, और वो अक्सर अपनी बातों में दुश्मन देशों को कहा करते थे कि तिरछी टोपी वालों से बच के रहना। और भारत के दूसरे चुने गए CDS श्री अनिल चौहान सर भी तिरछी टोपी वाले ग्रुप से ही जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।